हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और आज हम लोग बगैर समय गंवाए चलिए ऑनलाइन टेस्ट नंबर 15 ठीक का डिस्कशन शुरू करते हैं, जो बेसिकली आपके CHSL, CHSL, CGL और आने वाले SSC एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। और UP SSC के जो एग्जामिनेशन हैं, आप TET, TGT, PGT या और भी RO या RO में जहाँ भी इंग्लिश आती है वो सेम डिस्कशन हम लोग का काम में आएगा। तो आइए, वीडियो में ऑलरेडी ये PDF में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप साइट पे जा कर के, लिंगवाल क्लासेस की साइट पे जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर उस पेपर को करके, और ओबलिंग शीट उसमें दे ही रखी है, आंसर्स भी दिए हुए हैं, पहले उसको पढ़िए, एनालाइज करिए एंड देन स्ट्रेट अवे कम टू दिस डिस्कशन। तब इस डिस्कशन को देखिए तो आपको हर चीज़ें और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं साथियों। इसकी एक फ़ोटो कॉपी निकाल लीजिएगा, जैसे मैं बार बार आपसे बोलता हूँ। तो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आ रहा है, ठीक। और ये लिखा है द हाईएस्ट पॉइंट। मेरे ख्याल से आंसर बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। पहला इसमें दिया हुआ होराइजन, और होराइजन का मतलब साथियों होता है क्षितिज, ठीक। मैं लिखता चलता हूँ। होराइजन का मतलब हिंदी में जाता है क्षितिज, ठीक। फिर पैराडाइज में लिखा हुआ है, जिसका मीनिंग आप अच्छी तरह से जानते हैं, स्वर्ग यानी हेवन होता है, ठीक। जेनिथ हमारा आंसर ही है। तीसरा वर्ड होता है हमारा जेनिथ, जो हमारा आंसर ही है, जिसका मतलब होता है शिखर, ठीक। पीक, समिट, एक्मे, एपेक्स, पिनेकल, ठीक ठीक है। पैरामाउंट, ठीक। और आपका हाईएस्ट पॉइंट के लिए आई थिंक इतने वर्ड्स काफ़ी हैं, ठीक। पीक, समिट, एक्मे, एपेक्स, पिनेकल और पैरामाउंट, ये सब वर्ड्स का मतलब जाता है दी हाईएस्ट पॉइंट, चोटी यानी शीर्ष, ठीक। और इसका एंटोनिम इन्होंने, और देखिए आखिरी वर्ड जो चौथा वर्ड है वो इसका एंटोनिम निकल के आता है, यानी ठीक लोएस्ट पॉइंट। तो इन सब का एंटोनिम है ये, और वैसे जेनिथ और नादिर एक दूसरे के एग्जैक्ट एंटोनिम्स हैं। तो ये था आपका पहला वर्ड। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमारा 1 का आंसर आ गया, आंसर नंबर 3 हाईएस्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, आउट ऑफ डेट, ठीक। आउट ऑफ डेट, इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं इसी के बाद, ठीक। 1 मैंने आपको बता दिया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम आपको दिया हुआ आउट ऑफ डेट, ठीक। और आउट ऑफ डेट का मीनिंग हो जाता है साथियों ऑब्सोलीट, ठीक। वो जो आउट ऑफ डेट, जिसकी डेट निकल चुकी है, ठीक, जो अब प्रचलन से बाहर हो गया है, इसको हम लोग अप्रचलित में बोल देते हैं। अप्रचलित यानी जो अब प्रचलन में नहीं है, ठीक। तो बाकी इसमें तीनों मीनिंग आपको पता ही होंगे। बीइंग केयरलेस का मतलब हो गया जो केयरलेस है, समथिंग ओल्ड फैशन का मतलब है जो ओल्ड फैशनड, ठीक, जिसका फैशन बहुत पुराना है, जिसकी सोच पुरानी है, जो पुराने ज़माने की बातें करता है। तीसरा कहता है अ वर्थ लेस फेलो। वर्थ लेस का वर्थ का मतलब हो गया योग्य, लेस का मतलब हो गया जो योग्य ना हो, ठीक, जिसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक। यूजलेस यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन नंबर 3 वर्थलेस का मीनिंग हो जाता है यूजलेस, USELESS। और चौथा हो गया अ डेट सीड, ठीक। तो डेट का मतलब तो ये हो जाता है खजूर, और डेट सीड का मतलब हो गया खजूर का बीज, कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इस बार हमको निकालना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम निकालना साथियों, और जो वर्ड दिया हुआ है वो है कॉशियस। और कॉशियस का मीनिंग आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही समझदार, ठीक। प्रीवियस पेपर से ये सब क्वेश्चंस ले रखे हैं साथियों, और इन्हीं सब वर्ड्स के आने की उम्मीदें हैं। देखिए कॉशियस के चारों मीनिंग मैंने आपके लिए ले लिए हैं यहाँ पे, चारों ऑप्शन का। कॉशियस का पहला जो वर्ड है वो है डिस्क्रीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और डिस्क्रीट मतलब जाता है गोपनीय तरीके से, चुपचाप, बिना किसी को बताए हुए, ठीक।
तो उसमें मैंने आपके लिए 2 वर्ड ले लिए हैं, सीक्रेट, ठीक, हिंदी में गुप्त, स्लाई, और एक वर्ड जो चाहो आप एक और जोड़ दो, कोवर्ट, COVERT। ज़्यादा तो नहीं लूँगा लेकिन एक वर्ड और ले रहा हूँ आपके लिए, कोवर्ट, COVERT। तीनों का मतलब आता है सीक्रेट, स्लाई, कोवर्ट, गुप्त, यानी डिस्क्रीट, चुपचाप से। सेकेंड वर्ड जो आपको दिया हुआ ऑप्शन में वो है नेग्लिजेंट, ठीक। नेग्लिजेंट का मतलब आता है, यही हमारा आंसर है क्योंकि इसका मीनिंग हो जाता है, ठीक, जो चीज़ों पर ध्यान, लापरवाह, केयरलेस, जो चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, ठीक, नेग्लिजेंट, जो चीज़ों को निगलेक्ट करता है, इग्नोर करता है, उसको ध्यान नहीं देता है। तीसरा आ गया प्रूडेंट, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, और प्रूडेंट का मतलब होता है बहुत ही समझदार, ठीक, जिसके लिए मैंने 2 वर्ड्स आपके लिए लिए हैं फिलहाल, केयरफुल और कॉशियस। केयरफुल का मतलब हो गया बहुत ही सोच समझ के कार्य करने वाला, और कॉशियस हो गया बहुत ही सावधान होकर के कार्य करने वाला, ठीक, सावधानी से आगे बढ़ने वाला। और इनका एक सिनोनिम हो जाता है अलर्ट, चौकन्ना, यानी पूरी तरह से कॉशियस, ठीक, सतर्क, सतर्क, कॉशियस, ठीक। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3। और एंटोनिम चाहिए था, तो कॉशियस का एंटोनिम हो जाएगा निगलेक्ट, नेग्लिजेंट, चीज़ों, लापरवाह, बेपरवाह, केयरलेस, चीज़ों पर ध्यान न देने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं ये मेरे साथियों। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देयर इज नो डैश इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। देयर इज नो, ठीक, डैश इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो, तो क्या आ सकता है इसमें, देयर इज नो डैश इन द। आइए फटाफट देखते हैं साथियों। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर इज नो डैश इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो, ठीक। देयर हो गया हमारा, देखिए, टेम्परेरी सब्जेक्ट, इज हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब, नो हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा जाहिर सी बात है हमारा नाउन, और क्योंकि ये टेम्परेरी सब्जेक्ट है और तो ये हमारा आना चाहिए यहाँ पे मेन सब्जेक्ट, यही होगा हमारा, ठीक। सिंगुलर वर्ब है इसलिए ये भी सिंगुलर ही होगा, इन द कंटेनर टू फ्लो, ठीक, यही हमारा आंसर निकालना, बहने के लिए, इन्फिनिटिव में बहने के लिए, ठीक। तो कह रहे हैं देयर इज नो डैश इन द कंटेनर, इस बर्तन में डैश नहीं है टू फ्लो, बहने के लिए, इस बर्तन में डैश नहीं है बहने के लिए, ठीक। पहला, लिंक नहीं है बहने के लिए, ठीक, बर्तन में लिंक तो नहीं होता है। आउटलेट, इस बर्तन में आउटलेट, लेट का मतलब है जाने देना, आउट का मतलब है बाहर, यानी बाहर जाने की जगह नहीं है, ये हमारा आंसर हो सकता है अभी। देयर इज नो रूम, ठीक, कोई जगह नहीं है कंटेनर में, ठीक, ये हो सकता था आंसर, लेकिन इसका मतलब होता है कोई जगह है। नो रूम का मतलब है कोई जगह नहीं है, लेकिन आगे जो लास्ट पे लिखा था टू फ्लो, बहने के लिए, तो बहने के लिए जगह नहीं है कंटेनर के अंदर, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। कंटेनर के अंदर पानी जो उसमें बह सकता है, हाँ। और चौथा कहता है एस्केप का मतलब है भाग जाना। तो बेस्ट आंसर हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है इस कंटेनर में बहने के लिए, ठीक, कोई आउटलेट नहीं है, यानी कोई बाहर निकालने का रास्ता नहीं है जिससे कि पानी बाहर की ओर बह सके, ठीक। और पांचवा हम लोग आ जाता है साथियों, द इंसिडेंट मेड अ डैश इम्प्रेशन ऑन करण, ठीक। द इंसिडेंट हो गया हमारा सब्जेक्ट, मेड हो गया हमारा V2, ठीक, ये हो गया हमारा आर्टिकल, और इम्प्रेशन हो गया हमारा नाउन। तो बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, एक एडजेक्टिव आ सकता है। ये आर्टिकल और नाउन, आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर सिंगल वर्ड है वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ऑन करन, ठीक। द इंसिडेंट यानी जो मामला था, जो घटना थी, मेड अ डैश इम्प्रेशन, उसने एक डैश छाप, असर, प्रभाव डाला ऑन करन। इम्प्रेशन के साथ में हमेशा ऑन लगता है, जिस पर प्रभाव डालने की बात की जा रही है, ठीक। तो कहना है इस घटना ने करण पर प्रभाव डाला था। देखिए भाई कैसा प्रभाव डाला था, एडजेक्टिव चाहिए हमको। पहला कहता है फैक्चुअल, यानी तथ्यगत प्रभाव डाला था, तो हो सकता है लेकिन कोई मीनिंग बहुत से निकल के नहीं आए। सेकंड कहता है राउंडेड, गोल गोल घूमने वाला इंप्रेशन डाला था, ठीक, राउंडेड इंप्रेशन।
गोल असर डाला था, कोई मतलब नहीं हुआ। तीसरा कहता है परफेक्ट इंप्रेशन डाला था, यानी ऐसा इंप्रेशन डाला था जो परफेक्ट था, ऐसी छाप छोड़ी थी जो परफेक्ट थी, हो सकता है। और चौथा कहता है डीप इंप्रेशन, यानी इस घटना ने करण पर डैश गहरा प्रभाव डाला था, इस घटना ने के ऊपर गहरी छाप छोड़ी थी, गहरा प्रभाव। तो इंप्रेशन के लिए जो वर्ड हम लोग जनरली लिखते हैं साथियों, वो आप जानते होंगे, डीप इंप्रेशन हम लोग यूज़ करते भी हैं। तो इसका बेस्ट आंसर आ गया, आंसर नंबर 4। ठीक, क्लोज टेस्ट को तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं, आइए। ठीक, द क्विक थिंकिंग ऑफ एन एनिमल लवर, द क्विक थिंकिंग ऑफ एन एनिमल लवर, एक जानवर से प्यार करने वाले की क्विक थिंकिंग। हमारा सब्जेक्ट है थिंकिंग, जीरंट, सोचना। ठीक, क्विक जल्दी सोचना, एक पशु प्रेमी की जल्दी सोचना। फिर वर्ब आ गया सेव्ड, V2 लिखो नीचे, V2 सेव्ड, बचा लिया था, ने बचा लिया था। जानवर प्रेमी, पशु प्रेमी की क्विक थिंकिंग ने बचा लिया था डैश लाइफ ऑफ अ टर्टल, एक कछुए की डैश लाइफ। देखिए भाई कैसी लाइफ, वन कहता है वन लाइफ, एक जीवन बचा लिया था, एक कछुए का एक ही जीवन होगा भैया। ठीक, द लाइफ हो सकता है, एन हो नहीं सकता है, लाइफ ल के पहले। ठीक, एन लगने का कोई मतलब नहीं हुआ। और फिर वही बात, एक जीवन, चौथा ऑप्शन कहता है अ लाइफ। तो हमारा आंसर आ गया सेव्ड द लाइफ, एक कछुए के उस जीवन को बचा लिया था। ठीक है, एक क्विक थिंकिंग एनिमल, पशु प्रेमी की क्विक सोच ने कछुए के जीवन को बचा लिया था। हु लगाया आगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, वह कछुआ हु जो हैड प्लस V3। ठीक, यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला गया, जो डैश चुका था अ फिशिंग हुक एंड अ सेफ्टी पिन। ओहो हो, जो एक फिशिंग हुक, मछली का जो चारा वाला जो कांटा होता है वो कांटा, और सेफ्टी पिन, इसने क्या कर लिया होगा, जो जान बची होगी, इसका मतलब ये सेफ्टी पिन और इस कांटे को क्या कर लिया होगा इसने। वन कहता है एब्जॉर्ब्ड, सोख लिया था, घोल लिया था। फीस्टेड का मतलब है इसने इसका आनंद उठाया था। भैया कांटे का कोई आनंद कैसे उठा सकता है मेरे लाल। ड्रोन का मतलब है वो डुबा दिया था। और चौथा कहता है स्वेलोड, यानी ये इन चीज़ों को निगल गया था। तो आप समझे गए होंगे, इसका आंसर आ गया, आंसर नंबर 4। ठीक, और यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। द क्विक थिंकिंग ऑफ एन एनिमल लवर, एक पशु प्रेमी की क्विक थिंकिंग जल्दी सोचना, सेव्ड द लाइफ ऑफ अ टर्टल, उसने कछुए के जीवन को बचा लिया था। वह कछुआ हु हैड स्वॉलोड, जिसने निगल लिया था, वह कछुआ जिसने निगल लिया था अ फिशिंग हुक, ठीक, एक मछली पकड़ने का कांटा, एंड अ सेफ्टी पिन, और एक सेफ्टी पिन। द फीमेल टर्टल, ओ ये फीमेल टर्टल थी, यह फीमेल टर्टल वॉज डैश ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। ठीक, वॉज, ठीक, वॉज के बाद में या तो भैया V3 या VING, ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा इसका। ठीक, क्या बोला मैंने, नोट कर लेते इस बात को, ये मैंने नोट कर लिया आपके लिए। ठीक, कि इज MR वॉज वर, आप जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी इज MR वॉज वर के बाद में दो ही टेंस आ सकते हैं वर्ब के, या तो थर्ड फॉर्म आकर के सेंटेंस पैसिव बन जाता है, या फोर्थ फॉर्म जिसके बाद में सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बड़ा क्लियर है, यहाँ पे वॉज आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। वॉज के बाद में 8 नंबर पे जो वर्ब, मेन वर्ब आएगा वो या तो V3 होगा और सेंटेंस पैसिव में चला आएगा, या V4 होकर सेंटेंस ING फॉर्म में, ठीक, रहा है या रही है में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए भाई क्या निकल के आता है। तो पहला, ओ हो 1 और 2 तो कट गए, क्योंकि फाइंड्स V5 है, ठीक, और फाइंड V1 है। हमको चाहिए तो V3, थर्ड हो सकता है, विच वॉज द टर्टल वॉज फाइंडिंग, ठीक, टर्टल, ये जो महिला टर्टल था वॉज फाइंडिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। ओहो, आगे बाय लगा है भाई, बाय द एनिमल लवर को अंडरलाइन कर दो, सेंटेंस पैसिव में चला गया है। अगर सेंटेंस पैसिव में चला गया तो वहां सिर्फ और सिर्फ वर्ब का वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म ही आ सकता है, वॉज फाउंड। ठीक, आंसर आ गया, आंसर नंबर 4, वॉज फाउंड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई बाय द एनिमल लवर। ठीक, डैश टुक इट टू अ वेट,
वेट हम लोग बोलते हैं जानवरों के डॉक्टर को, ठीक, वेटरनरियन, ठीक, डॉक्टर। तो वेट देखो जानवरों का डॉक्टर, ठीक, डॉक्टर ऑफ एनिमल्स, ठीक, वेटरनरी डॉक्टर, ठीक है। तो 9 नंबर पे देखते हैं हम लोग क्या आ सकते हैं, हु टुक इट टू अ वेट, हो सकता है, ठीक, वह एनिमल लवर जो, ठीक, हुज का मतलब हो गया जिसका, हुम का मतलब हो गया जिसको, और विच का मतलब हो गया, ठीक, ठीक है। विच तो हम लोग पर्सन के लिए यूज ही नहीं करेंगे भैया, ठीक। तो हु का बेसिक मतलब हो गया साथियों देखो जो और जिसने, ठीक। हुम का बेसिक मतलब हो जाता है जिसको, बेसिक मतलब की बात कर रहा हूं मैं। और हुज का बेसिक मतलब हो गया जिसका, जिसका। अब आप इसमें देख सकते हो कि, ठीक, हिंदी से अगर आप करेंगे तो जो का सेंस आ रहा है, या जिसको का सेंस आ रहा है, या जिसका का सेंस आ रहा है। और विच हम लोग यूज करते हैं नॉन पर्सन्स के लिए, और यहां पे क्योंकि एनिमल लवर पर्सन है इसलिए विच तो पहले कट जाएगा, ठीक। तो डैश टू किट टू अ वेट, ठीक, इसकी जीवन बचाया गया, एक इसको ढूंढा गया एक एनिमल लवर के द्वारा, डैश ले गया उसको एक जानवरों के डॉक्टर के पास। जो ले गया, जिसको ले गया या जिसका ले गया, जो उसको एक वेट डॉक्टर के पास ले गया, यानी आंसर आ गया आंसर नंबर 1। हु एन एक्सरे, ठीक, डैश द प्रेजेंस ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट्स, यानी जब एक्सरे किया गया तो पता चला कि इसके शार्प ऑब्जेक्ट्स इन द स्टमक, ओ, इसके पेट में बहुत ही शार्प तीखे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक। देखते हैं क्या आ सकता है। एन एक्सरे रिवील्ड हो सकता है भाई, एक एक्सरे ने रिवील किया, शो किया, ठीक, शोड ना, शोड, SHOWED, अंदर की चीज को बाहर निकालना। तो एक एक्सरे ने दिखाया, हो सकता है। ये कह रहा है कवर्ड द प्रेजेंस, एक्सरे ने वस्तुओं की प्रेजेंस को छुपा दिया। भैया एक्सरे कवर करने के लिए होता है या खुलासा करने के लिए होता है। सेकंड कट गया, प्रोटेक्टेड का मतलब है एक्सरे ने सुरक्षित कर लिया। अरे भैया एक्सरे किसी चीज़ को सुरक्षित नहीं करता है, एक्सरे सिर्फ अंदर की पोजीशन को बताता है। रिवील्ड हमारा आंसर आना चाहिए। चौथा कहता है कंसील्ड, रिवील्ड का एंटोनिम। 1 और 4 एक दूसरे के रिवर्स हैं, एंटोनिम्स हैं, और 4 का मतलब हो गया कंसील्ड, एक्सरे ने छुपा दिया। बिल्कुल गलत, एक्सरे छुपाता नहीं बल्कि दिखाता है। तो हमारा आंसर आ गया आंसर नंबर 1, ठीक है। द टर्टल, लास्ट पे लिखा द टर्टल वॉज ऑपरेटेड अपॉन सक्सेसफुली, यानी टर्टल का बहुत ही सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं साथियों। ही इज अ डिसेंडेंट, वंशज, डैश द मुगल रॉयल्टी, वह वंशज है मुगल, ठीक, परिवार का, वह मुगल परिवार का वंशज है। का के की, का को अंग्रेजी में इन जनरल ऑफ बोलते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 2। ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ द मुगल रॉयल्टी। ओनली मी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आई थिंक ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इसके आंसर क्या है। देखिए एग्जाम्पल फंसा रहा, घुमा रहा है आपको, ठीक। आप वर्ब को अंडरलाइन कर देंगे, वर्ब है कैन सॉल्व, ठीक है। इसको मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक, आप लोगों के लिए। तो ये साथियों ये क्वेश्चन था आपका, ओनली मी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, मैंने लिख दिया इसको। देखिए कैन सॉल्व हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। द प्रॉब्लम हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। मी हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए और कुछ हो नहीं सकता है। और ओनली हमारा एक एडजेक्टिव, डिटर्मिनर भी बोलते हैं, लेकिन बेसिकली ट्रेडिशनल इंग्लिश पे अगर चलेंगे तो उसको एडजेक्टिव मान के चलते हैं हम लोग। ये एक एडजेक्टिव है जो इस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, ठीक। अब जाहिर सी बात है भाई, सब्जेक्ट है तो मी तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, मी तो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, यानी क्लियर है। यहाँ पे मी के बजाय क्या आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे मी के बजाय आई आना चाहिए था। ओनली आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी आपका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 1, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट है। ओनली आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ मैंने आपको एक वेरिएशन बता दिया है कि ओनली अपने आप में एक ऐसा एडजेक्टिव होता है कि जो जिस वर्ड के साथ में आता है वो उसको मॉडिफाई कर देता है और सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। जैसे देखिए इसी ओनली को, ओनली आई, केवल मैं, कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सिर्फ मैं, ओनली आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका यह मतलब निकल के आया, यानी सिर्फ मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं और कोई नहीं। और इसी ओनली को हमने सेकंड सेंटेंस में क्या किया साथियों,
आई कैन सॉल्व ओनली द प्रॉब्लम। मीनिंग चेंज हो गया, मैं सॉल्व कर सकता हूं सिर्फ प्रॉब्लम को और कुछ नहीं। सिर्फ इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं और कुछ सॉल्व नहीं कर सकता हूं। और ये कह रहा है केवल मैं ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, बाकी चीज़ों की बात वो नहीं कर रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। और ये नीचे वाला कह रहा है मैं केवल इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूं। दोनों का मीनिंग चेंज है, आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से बाद में। तो ओनली अपने आप में एक ऐसा वर्ड होता है जो जिस नाउन के पहले आता है या जिस भी वर्ड के पहले या बाद में आता है उसी को मॉडिफाई करता है और सेंटेंस उसी हिसाब से चेंज होता जाता है। ठीक, किसी टाइम मैं आपको ओनली को हर वर्ड के बगल में लगा के क्लियर कर दूंगा तो आपको और अच्छा लगेगा। नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। ठीक, आसान वर्ड है इसलिए मैं लिखने की जरूरत नहीं समझता हूँ। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड। जेलसी की स्पेलिंग गलत है, आप देख ही सकते हैं। JELOSY होनी चाहिए, जेलसी सॉरी जेलसी में JEA। ठीक, LOU, हाँ बाकी स्पेलिंग सही है, JEA जेलसी, ईर्ष्या। करप्ट में डबल R होना चाहिए, आप जानते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, 13 का 2, 13 का 3 में लिखा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कोई वर्ड नहीं होता है, इंटरेस्ट होता है, INTEREST। ठीक, ये होना चाहिए था। और नंबर 4 मिनिएचर, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। और मिनी का मतलब ये होता है मिनी, बहुत ही कम, मिनिमम। ठीक, मिनिएचर का मतलब बहुत ही छोटी कोई चीज़। मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर फोटो, ठीक, छोटा सा मिनी, उसमें मिनी को अंडरलाइन कर देना, मिनिमम। फिर इसमें एक और आसान है इसलिए मैं इसको भी लिखने की जरूरत नहीं समझता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम पूछ रहा है साथियों इस बार, और 4 वर्ड दिए हुए। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब जाता है स्पष्ट, क्लियर। ठीक, तो पहला कहता है वेग, ये इसका एंटोनिम हो गया, अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है। ठीक, वेग मीन्स विच इज नॉट क्लियर। ठीक, मैं लिख देता हूं, चलिए। अनक्लियर, हेजी। ठीक, 2 वर्ड ले लेते हैं, अनक्लियर और हेजी, वो जो स्पष्ट नहीं है। ठीक, एम्बिग्यूअस भी हम लोग कह सकते हैं। एम्बिग्यूअस समझ गया ना, विच इज नॉट क्लियर, हाँ भी ना भी, इधर भी उधर भी। ठीक, दूसरा वर्ड है साथियों हम लोग का वेरियस, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं समझता हूँ, विविध। ठीक, तीसरा वर्ड है साथियों हम लोग का फ्लेक्सिबल, लचीला, ये मीनिंग आप अच्छे से जानते हैं। और चौथा है एविडेंट, तो ऑब्वियस का एग्जैक्ट सिनोनिम हो गया एविडेंट, स्पष्ट, स्वतः स्पष्ट है, स्वयं सिद्ध है, जिसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर आ गया, आंसर नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। और इस बार 4 हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें मैं देखता हूँ आपको बेबी, बेबी आपको मैं लिखाना चाहूँगा। एक मिनट। तो साथियों यहाँ पे क्योंकि बेबी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चल रहे हैं। वन हु कांट स्पीक, वो जो ठीक से बोल नहीं पाता है, तो ये चल रहा था। इसमें आंसर तो क्लियर है आपको, बेबी का मतलब हो जाएगा कलेक्शन ऑफ फीमेल्स। ठीक, कलेक्शन ऑफ गर्ल्स, कलेक्शन ऑफ वीमेन, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीज़ को भी हम लोग बेबी बोलते हैं, यानी ब्यूटीफुल वुमेन एंड गर्ल्स। तो इसके अलावा साथियों मैंने इधर 5 कलेक्शंस लिख दिए हैं, ठीक, जो आजकल काफ़ी आपके एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं एसएससी के। बेबी कलेक्शन ऑफ फीमेल्स, बंच आप जानते होंगे कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स या कलेक्शन ऑफ कीज, दोनों को हम लोग बंच बोलते हैं, चाबियों का गुच्छा। ठीक, बुके आप जानते होंगे कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स को हम लोग बुके बोलते हैं। कन्वॉय, ठीक, कलेक्शन ऑफ व्हीकल्स, बहुत सारी गाड़ियों का है ना, जब प्राइम मिनिस्टर या कोई बड़ा मिनिस्टर या कोई और वीआईपी व्यक्ति एक साथ 5, 6, 7, 8 गाड़ियों में जाता है तो उसको बोलते हैं कॉन्वॉय, गाड़ियों का जत्था, रेला। और प्राइड आप सब जानते होंगे, मैंने आपको एसटी में कई बार लिखवाया, कलेक्शन ऑफ लायंस। ठीक, शेरों के पूरे एक झुंड को हम लोग प्राइड बोल देते हैं। तो ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स लिखा दिए मैंने आपको, 5, 6 ज़्यादा नहीं। दूसरा नंबर पर लिखा है क्वाइट, बहुत ही शांत, ये QUIET है, QUIET यानी शांत, और QUITE यानी काफ़ी। ठीक, QUIET और QUITE, जो ना जानते हो वो ध्यान रखें। यह है शांत
और ये है बहुत ज़्यादा, काफ़ी। ठीक, दोनों की स्पेलिंग ये है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा कहता है ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब हो गया भाई वो है जिसके माता पिता नहीं होते, अनाथ। और डम्ब का मतलब हो गया वन हु कांट स्पीक, जो बोल न पाए। ठीक, जो बोल न पाए वो डम्ब, जो सुन न पाए वो डेफ, DEAF। ठीक, और जो देख न पाए वो ब्लाइंड। आप अच्छी तरह जानते हैं तीनों को। ठीक, अगले शब्द पे आते हैं साथियों, और लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और शब्द दिया हुआ ऑप्टिमिस्ट। ठीक, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर लोग ऑप्टिमिस्ट जानते हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं आऊँगा। आशावादी, ऑप्टिमिस्ट का मतलब हो गया आशावादी। ठीक, और इसके सिनोनिम्स में हम लोग देखते हैं, पहला है क्रिटिक, आलोचक, आलोचना करने वाला। डिस्टिंक्ट का मतलब आता है बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर, डिस्टिंक्ट बिल्कुल क्लियर। पेसिमिस्ट जानते होंगे आप, निराशावादी। ठीक, और चौथा हो गया हमारा आइडियलिस्ट, यानी आदर्शवादी, जो आदर्शों की बात करे। अब ऑप्टिमिस्ट का सिनोनिम चाहिए इसको, तो भाई पहले और तीसरा ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते हैं। क्रिटिक का मतलब हो गया निंदक, आलोचनात्मक, आलोचक, और पेसिमिस्ट तो एंटोनिम हो गया इसका। ठीक, पॉजिटिव वर्ड ही हो सकते हैं जो दो बच रहे हैं, डिस्टिंक्ट, क्लियर। ठीक, और चौथा आइडियलिस्ट, यानी आपका आदर्शवादी। तो भाई इन चारों में लेके चलेंगे तो वैसे तो कोई भी आंसर नहीं है, लेकिन अगर नियरेस्ट हम लोग लेकर के चलते हैं साथियों तो वो फिर चौथा ही है। आइडियलिस्ट ये मान के चलता है कि भाई एक आदर्श स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है, यानी वो पॉजिटिव होता है तभी तो एक आदर्श स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है। हमारा आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। ठीक है, और आसान है मेरे ख्याल से, ये हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं समझता हूँ। व्हेन द लिटिल गर्ल लूजेज हर डॉल। ठीक, समय देख लेता हूँ कितना हो गया, समय का भी ध्यान रखना है। ठीक, व्हेन द लिटिल गर्ल लूजेज हर डॉल। ठीक, सब्जेक्ट है लिटिल गर्ल, व्हेन हमारा कंजंक्शन है, लिटिल गर्ल हमारा सब्जेक्ट है, लूजेज हमारा V5 है। जब वह छोटी बच्ची अपनी डॉल लूज करती है, कॉमा, शी बिगैन टू क्राई, तब वह रोती थी। ओहो हो, पहले आप कह रहे हैं जब वो डॉल लूज करती है, भाई व्हेन लगा है तो दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही हैं यहाँ पे, या तो दोनों प्रेजेंट में होंगी या दोनों पास्ट में होंगी। अब चूंकि इम्प्रूवमेंट लूजेस में लगा है, यानी शी बिगैन टू क्राई जो लिखा है वो सही है, वह रोना शुरू कर देती थी। कब? जब वह अपनी डॉल लूज कर देती थी। ठीक, तो क्लियर है, लूजेस के बजाय यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक, लॉस्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 4। व्हेन द लिटिल गर्ल लॉस्ट हर डॉल, जब उस बच्ची ने जब वो बच्ची अपना डॉल लूज कर देती थी, या जब उसने अपना डॉल लूज किया था, शी बिगैन टू क्राई, तो उसने रोना शुरू कर दिया था। ठीक है, आंसर आ गया आंसर नंबर 4। दोनों वर्ब V2 में चले गए, V2 में चले गए, क्योंकि किसी पास्ट घटना का जिक्र हो रहा था। नंबर 18 पे आ जाते हैं साथियों हम लोग। ठीक, और पियर्स की स्पेलिंग PIERCE होनी चाहिए थी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ मैं साथियों। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था क्वेश्चन नंबर 18 में ये 4 स्पेलिंग है, फटाफट देख लेते हैं। पियर्स PIERCE होनी चाहिए थी। इंडिविजुअल INDIVIDUAL, ठीक, यहाँ पे लिखा है INDE हो गया है, गलत हो गया। एक्सट्रैक्ट EXTRACT, एक्सट्रैक्ट यानी किसी चीज़ को बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। एक्स का मतलब बाहर, ट्रैक का मतलब पथ, किसी चीज़ को पथ से बाहर निकालना। ठीक, और लग्जरीज का मतलब आप जानते हैं जीवन की ऐशो आराम। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। तो गलत इसमें स्पेलिंग, सही स्पेलिंग बतानी थी, तो सही स्पेलिंग यहाँ आंसर नंबर थी एक्सट्रैक्ट, ये करेक्ट है। बाकी ये गलत है, ये गलत थी, ये गलत थी, ये सही करके मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। पल्लवी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर्स। ठीक, पहली बात तो सिस्टर्स कितनी है टोटल मिला के? 2 हैं। ठीक, अगर 2 हैं तो क्लेवरेस्ट तो लग नहीं सकता है, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके लिए कम से कम 3 चाहिए। क्लेवरर के लिए 2 चाहिए, क्लेवरेस्ट के लिए कम से कम 3 या उससे ज़्यादा, 3, 5, 4, 5, 6, 7। ठीक, तो क्लियर है यहाँ पे क्लेवरर होना चाहिए। और क्लेवर वाला मैं आपको, कंपेरेटिव डिग्री वाला रूल मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक, अगर हम लोग देन यूज़ कर रहे हैं, ठीक,
तो कंपेरेटिव को कंपेयर करने के दो तरीके होते हैं, दो पर्सन प्लेस थिंग को कंपेयर करने के दो तरीके होते हैं, क्लेवरर देन, हायर देन, टॉलर देन, स्मॉलर देन, शॉर्टर देन, ठीक। या कभी कभी देन की बजाय हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं साथियों, समटाइम्स इन प्लेस ऑफ देन वी यूज़ ऑफ, ठीक। बट व्हेन वी यूज़ ऑफ तो ये ध्यान रखना है आपको दो चीज़ें, एक तो क्लेवरर के पहले आर्टिकल लग जाएगा द, ठीक, सॉरी क्लेवरर नहीं, मतलब जो भी कंपैरेटिव डिग्री होगी, जो भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव होगा उसके पहले द लग जाएगा और ऑफ के बाद में द टू ये रहेगा, ठीक। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू ये होता है, ठीक। और अगर क्लेवरर लिखा है तो उसके पहले कोई द नहीं आएगा और देन सॉरी अगर देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, यानी बेटर देन और द बेटर ऑफ द टू, हायर देन और द हायर ऑफ द टू, क्लेवरर देन और द क्लेवरर ऑफ द टू। आप सीधा देखो देन लिखा है तो द नहीं लगेगा, जैसे ही ऑफ लगा आएगा वैसे ही कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा 19 में, पल्लवी इज द क्लेवर, देखिए पूरा पूरा आ रहा है, इज द क्लेवरर ऑफ द टू। आप इस पूरे पार्ट को अंडरलाइन कर देंगे, क्लेवरर से पहले द लगेगा, ठीक, और मतलब क्लेवरेज के बजाय क्लेवरर हो जाएगा, उसके पहले द लगेगा और ऑफ द टू यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 20 पे आते हैं जल्दी से, आइदर ऑफ द टू बुक्स विल, ओहो हो, ये तो आपको दिख ही रहा है, शक्ल से ही दिख रहा है, ठीक। आइदर ऑफ द टू बुक्स विल के बाद में भैया, विल शैल के बाद में सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, मीट माई रिक्वायरमेंट्स, मेरी ज़रूरत को पूरा कर देंगी, ठीक सॉरी। तो 20 का आंसर आ जाएगा विल मीट माई रिक्वायरमेंट्स, यानी आंसर नंबर 3, मेट की बजाय मीट हो जाएगा। 21 पे आते हैं, एक फ्रेज दिया हुआ है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी असलियत तो ये है, वास्तव में, असल में, हिंदी में बोलते हैं वास्तव में, असल में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो एक्चुअली एज इट हैपन्स, जैसा कि वास्तव में होता है, हो सकता है हमारा आंसर। दूसरा कहता है टू सीज, पकड़ना, अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, अच्छे अवसर को सीज कर देना, पकड़ लेना, कट गया। टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी भूल जाना, ठीक। और चौथा कहता है जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षणों में, तो क्या आंसर आ जाएगा भैया, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी अगर सच्ची बात बोली जाए तो आंसर आ गया एक्चुअली एज इट हैपन्स, जैसा चीज़ें वास्तव में थी। आप एक्चुअली को अंडरलाइन कर दी और ऊपर मैटर ऑफ फैक्ट, ऊपर फैक्ट अंडरलाइन होगा, नीचे एक्चुअली अंडरलाइन होगा, ठीक है। 22 पे आए थे साथियों, और इसमें मुझे समय लूँगा, एक वर्ड लिखूँगा, तो आपके लिए, आपका समय बचाने के लिए पॉज कर देता हूँ, ठीक। आइए ट्रैंक्विल यानी शांत से आने वाले वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रैंक्विल का मतलब आता है बहुत ही शांत, ठीक। इसके लिए देखिए क्या क्या वर्ड्स आ जाते हैं, मैं आपको बताऊं। सेरीन, पीसफुल तो आ ही रहा है ऑलरेडी, पैसिफिक, ठीक, प्लेसिड, ठीक, और एक वर्ड प्लेकेट होता है, हालांकि थोड़ा मीनिंग चेंज है, ठीक। प्लेकेट और ट्रैंक्विल आ गया है, सेरीन आ गया है, प्लेसिड आ गया है, ठीक है। तो ये 6 वर्ड मैं आपको लेकर चलूँगा, इन सब 6 का मतलब जाता है बहुत ही क्वाइट और क्वाइसेंट, ये भी ले लेता हूँ मैं, क्वाइट और क्वाइसेंट, ठीक। ये मैंने आपके लिए सामने, मेरे साथियों, माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक, माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए 7 वर्ड लेके, ट्रैंक्विल शांत, अति शांत, महाशांत, प्रशांत, सेरीन क्वाइट एंड पीसफुल, बहुत ही शांत, पीसफुल शांत, पैसिफिक शांत, प्लेसिड शांत, प्लेकेट किसी को शांत करना, ये एडजेक्टिव होता है, ये वर्ब है। क्वाइट शांत, एंड क्वाइट का ही बड़ा रूप क्वाइसेंट, बहुत ही शांत, ठीक। तो ये मैं आपके लिए 7 वर्ड मैंने लिख दिए हैं, ठीक। और इनके नाउन मैं लिख देता हूँ, मैं इसलिए लिख दिया, एक्चुअली ट्रैंक्विल का नाउन हो जाता है, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आज जान लीजिए,
ट्रैंक्विलिटी, ठीक दिख रहा है ना, ट्रैंक्विलिटी शांति। सेरियन से बना सेरेनिटी, ठीक। पीसफुल से बना पीस और पीसफुलनेस। थोड़ा जल्दी लिखूं नहीं तो टाइम लग जाएगा। पैसिफिकल से बना, पैसिफिक से कोई नाउन फॉर्म तो बनता नहीं है, एक पैसिफिक से ही एक पैसिफिकल एक और एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये भी आता है इसलिए मैंने लिखा दिया। प्लेसिड से प्लेसिडिटी नाउन, ठीक। प्लेकेट से कोई बेसिकली वर्ब है, ठीक, और इसके और वर्ड बनते हैं लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, ये वर्ब है, ये वर्ब है। क्वाइट से क्वाइटनेस, क्वाइटिट्यूड, और क्वाइसेंट से क्वाइसेंस, द स्टेज ऑफ बीइंग क्वाइट, शांति। इन सब को मीनिंग हो शांत अवस्था यानी शांति, शांतता, शांति। आइए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं साथियों। ये सब आप नोट कर लिए होंगे, आप पॉज करके रिवाइंड करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तब तक मैं नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ, टाइम काफ़ी हो चुका है। काम, पीसफुल, अच्छा एंटोनिम चाहिए तो काम का, हाँ काम एक छूट गया था तो काम भी आ सकता है, CALM काम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, और उसका नाउन कामनेस आ जाएगा। दिख रहा है ना? ओह नहीं आया, आ गया, हाँ आ गया। काम और कामनेस, शांत और शांति, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 पे आते हैं। ही डैश डन इट, ठीक। अच्छा ऊपर जो वर्ड है उनमें सॉरी, काम, पीसफुल और कूल तो तीनों बहुत शांत हो गए, और स्टॉर्मी यानी तूफानी, तो ये हमारा एंटोनिम हो जाएगा, स्टॉर्मी, तूफानी, ठीक। और स्टॉर्म वाले बहुत सारे वर्ड किस टाइम आपको लिखा हूँ, थंडर स्टॉर्म और करीब 70-80 वर्ड है, ठीक। पूरा 1 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, उसको लिखा दूँ किस टाइम। नंबर 23, ही सब्जेक्ट हो गया, डन V3 हो गया, इट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। 1 कहता है ही शुड हैव बीन, भैया शुड हैव के बाद में बीन लग गया है और फिर डन आ रहा है, क्लियर है, पैसिव में चला गया। ही शुड हैव बीन डन इट, ठीक। ही शुड हैव बीन डन, ठीक। उससे करवाया जाना चाहिए था, इट, ही शुड हैव बीन डन, उसे करवाया जाना चाहिए था। पता नहीं कोई मतलब निकल के नहीं आया साथियों, उसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूं। ही शुड हैव बीन डन, ठीक, उसने करवाया जाना चाहिए था, इट, यह काम, उसने करवाया जाना चाहिए था यह काम, या उससे, ठीक, दिस, ठीक है, उल्टा होना चाहिए था, दिस वर्क इट शुड हैव बीन डन, यह करवाया जाना चाहिए था बाय हिम, उसके द्वारा। वो उल्टा बोल रहा है, वह करवाया जाना चाहिए था, वह व्यक्ति करवाया जाना चाहिए था, इस कार्य के द्वारा होना चाहिए था, इस कार्य को करवाया जाना चाहिए था इस व्यक्ति के द्वारा। सेकंड हो सकता है, ही शुड नॉट हैव डन इट, उसको यह काम नहीं करना चाहिए था। तीसरा और चौथा साथियों कट गया क्योंकि शुड के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और यहां शुड नॉट, शुड के बाद में हैड यानी V2 या V3 आ गया है। चौथे में भी शुड के बाद में हैड यानी V2 या V3 आ गया है, V1 नहीं है, हैव V1 होता है। तो क्लियर है, हमारा आंसर आ जाएगा सिर्फ आंसर नंबर 24। क्या लगाया आप लोगों ने? मिस्टर कंसल हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 10 years, ठीक। भैया 10 एक संख्या है, ये रूल मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आइए शॉर्ट में एक बार फिर से एक बार बता देता हूं आपको, बहुत शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में। क्या रूल है साथियों? मेरा रूल है, डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि उस पर टाइम लगेगा, और क्लास में बताता हूं। फॉर प्लस नंबर प्लस सेकंड मिनट आवर, ठीक, और इसके आगे, ठीक, वीक, डे, वीक, मंथ अगर आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, और बड़े लिख ही देता हूं, यानी फॉर तभी लगेगा जब उसके बाद में एक संख्या आएगी और सेकंड से लेकर ईयर के बीच का एक शब्द आ जाएगा, जैसे फॉर 2 days, फॉर 5
ईयर्स। 2 और 5 एक नंबर है, संख्या है, और डेज, और ये डे है और ये ईयर है, इनमें से एक वर्ड है। इनमें फॉर लगता है और बाकी सब के साथ में सिंस लग जाता है। सिंपल रूल मेरा, सिंगल 15 सेकंड का रूल है, ठीक, मेरा क्रिएट किया हुआ, ठीक है। बहरहाल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आ जाएगा। ओह, 10 एक संख्या है साथियों, 10 के नीचे नंबर लिखो, और ईयर्स हमारी इस लिस्ट में ये आ रहा लास्ट में। ईयर के आगे डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम भी आ सकता है, लेकिन जनरली ईयर तक आठ वर्ड खत्म में आता है। तो क्लियर है, यहाँ पे सिंस की बजाय फॉर लगेगा, तो हो जाएगा मिस्टर कंसल हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। 10 साल से मिस्टर कंसल दिल्ली में रहते चले आ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी है ना, हैज बीन लिविंग। और क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, और बाकी सबके साथ में सिंस लग जाएगा, ध्यान रखना, ठीक। बेसिक रूल बताया मैंने कि फॉर कब लगता है। माई ब्रदर brought a few rice while coming from the market. My brother brought a few rice. भैया मेरे, few, a few, the few plus plural noun. few के किसी भी फॉर्म के बाद में जो नाउन होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल आएगा। few boys, a few, ठीक, houses, ठीक है। few के बाद में भी प्लूरल नाउन, और a लगा है फिर भी नाउन प्लूरल ही रहेगा साथियों, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई। a few rice, ओ भाई राइस तो एक सिंगुलर है। देखिए मैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के हिसाब से नहीं पढ़ाता हूँ फ्यू और फ्यू को, ठीक, ठीक है, वो कन्फ्यूजन होगा। फ्यू के बाद में प्लूरल नाउन होगा, ध्यान रखना। राइस में जब तक एस नहीं लगेगा, राइसेज नहीं होता है, जो हो भी नहीं सकता है, तब तक वो प्लूरल नहीं माना जाएगा। राइस एक सिंगुलर, एक रॉ मटेरियल है जिससे हम लोग, ठीक, पुलाव और बिरयानी और अन्य चीज़ें बनाते हैं, यानी रॉ मटेरियल जिससे हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक। तो हमारा आंसर बड़ा सीधा सीधा आ गया मेरे लाल। माई ब्रदर ब्रॉट, ठीक, फिर क्या आ जाएगा, अ फ्यू राइस तो गलत ही हो गया है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या जाता है, पहला कहता है नो एरर, गलत हो गया। माई ब्रदर ब्रॉट बिल्कुल सही है। अ फ्यू राइस यही गलत हो रहा है। वाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से वापस आने के दौरान, वाइल का मतलब यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग, देखो के दौरान, और के दौरान के बाद में अक्सर जीरन रह जाता है, ठीक। वाइल कमिंग, आने के दौरान, फ्रॉम द मार्केट, तो गलती हो गई। अ फ्यू राइस क्या हो जाएगा इसकी जगह पे, मेरा भाई कहना क्या चाह रहा है, मेरा भाई लाया था कुछ चावल, ठीक, तो हो जाएगा अ फ्यू राइस की बजाय सम राइस, क्योंकि सम के बाद में सिंगुलर नाउन भी आ सकता है और प्लूरल नाउन भी आ सकता है, और सम का मतलब आता है कुछ, थोड़ा बहुत। तो मेरा भाई लेके आया था सम राइस, थोड़ा चावल, वाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट। अ लिटिल भी लगा सकते हो आप, थोड़ा बहुत, ठीक, लेकिन सम बेटर है, ठीक है साथियों। तो फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चंस का मैंने ये CHSL और CGL को ध्यान में रखते हुए एक पेपर लिया था आपके लिए। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, जो लगा ही होगा ऑब्वियसली, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक, और ज़रूर देखते रहिएगा। मैं क्या बोलते हैं, सीरीज़ को यहाँ पे लाता ही जा रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस आजकल हो नहीं रही हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम मैं आपको ST के रूप में या एरर के रूप में आपको प्रदान कर सकूँ, उतना अच्छा रहेगा। साथियों, थैंक यू वेरी मच, ठीक, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक्स।